Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of Super Kids by Top Rankers. मैं संजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में. द सेशन नेम इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पार्ट 2. वी हैव ऑलरेडी डन फॉर्मूलाज पार्ट 1 जहां पर हमने काफी सारे फॉर्मूलाज जाने जिन पर बेस्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. इन टुडेज सेशन एज वेल हम काफी सारे फॉर्मूलेस के ऊपर और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे विच इज एब्सोल्युटली मस्ट टू बी नोन इफ यू आर सिटिंग फॉर द आईपी मैट. और उनके बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस और लाइक डायरेक्ट एप्लीकेशंस हाउ टू यूज देम उसके ऊपर ही बात करेंगे. सो लेट्स क्विकली बिगिन this session important quant formulas part 2 by me, and here it is. The first thing is coming from numbers से आ रहा है भाई पहला फॉर्मूला which is saying कि if a number is of the form a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, then number of factor is p plus 1 into q plus 1 into r plus 1. मतलब बहुत ही इजी सी बात है कि अगर आप नंबर को प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, इफ यू राइट द नंबर इन द प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म, जैसे a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर पावर प्लस वन का सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन. पावर प्लस वन का सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन. ए बी सी आर प्राइम फैक्टर्स. ए बी सी क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स. तो किन प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिखा जाएगा नंबर को? 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग एंड सो ऑन. ठीक है, तो whenever the number is written in the form of prime factors, total number of factors, sum of factors भी पता चल जाता है इसी तरीके से. the sum of factor का फॉर्मूला इज, वो जो प्राइम फैक्टर है a, हाईएस्ट पावर से एक ज्यादा पावर, हाईएस्ट पावर से वन मोर पावर, माइनस वन अपॉन ए माइनस वन, बी की पावर क्यू प्लस वन माइनस क्यू माइनस वन अपॉन बी माइनस वन, सी की पावर आर प्लस वन अपॉन सी माइनस वन. इसका जो ओरिजिन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है, बट यहां पर हम ओरिजिन डिस्कस नहीं करेंगे. आई हैव गिवन यू द हिंट कि इसका जो जी ओरिजिन है वो जीपी है, आप बाकी देख लेना. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स is number raised to the power number of factors divided by 2. मतलब नंबर की पावर, इफ आई राइट इट बाय माई सेल्फ, तो नंबर की पावर फैक्टर्स डिवाइड बाय 2, कि उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, उसका हाफ नंबर रेज टू दैट पावर. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ेगा और उस नंबर को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2 की पावर से रेज करेंगे, देन वी विल गेट दिस इंफॉर्मेशन. तीन फटाफट से क्वेश्चन इसके ऊपर. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3240. सबसे पहले 3240 को प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिखो. इट इज 324, इट इज 324 इंटू 10. 324 is 18 into 18 into 10. 324 is 18 into 18 into 10. 18 is not a prime factor. 9 into 2, 9 into 2 into 2 into 5. 9 is not a prime factor. 3 square into 2, 3 square into 2 की power 2 into 5. So 2 की power 3, 3 की power 4, 5 की power 1 is the prime factorization of this number. Total number of factors बताने हैं, तो total number of factor is power plus 1 का successive multiplication. तो power 3 है, power plus 1 4, power plus 1 5, power plus 1 2. So power plus 1 का successive multiplication is the total number of factors. So it is coming as 40. देखो जरा एक बार. 18 into 18, 324. 324 was 18 का स्क्वायर. फटाफट से सॉल्व किया. 9 into 2, 9 into 2, 2 into 5. 9 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 2, 2 to 5. 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 1. पावर प्लस 1 का सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120. प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला था नंबर रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2. तो सबसे पहले तो 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. सो 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 4 into 3 into 10. 4 is 2 square into 3, this is 2 into 5. प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना. सो 2 का क्यूब into 3 into 5. 2 का क्यूब into 3 into 5 से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो.
पावर प्लस वन का सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 8 2 जा 16। कितने फैक्टर्स हो गए? 16। तो आंसर हो जाएगा 120 की पावर 16 डिवाइड बाई 2, 120 की पावर 8। और ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो कि आ भी रहा है ना? Which is also coming 120 की पावर 8। You should not be surprised कि why such a big answer is coming। आएगा ही ना भाई, वो तो मतलब सारे फैक्टर्स आपस में प्रोडक्ट होंगे, तो देयर रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी बिग नंबर। चलो, सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, पहले प्राइम फैक्टराइज लिखो, उसके बाद, सो 240, 8 इंटू 3 24 इंटू 10, 2 क्यूब 3 की पावर 1, 2 इंटू 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ओके, सम ऑफ फैक्टर्स। अब देखो ये वाला फॉर्म आपको याद आ रहा है, हाईएस्ट पावर से एक ज्यादा पावर -1/a-1। इसका ओरिजिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका ओरिजिन क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओरिजिन पर आज के सेशन में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला डोमिनेटेड सेशन। ठीक है, तो 2 की पावर पावर प्लस 1 5, -1/2 -1। 3 की पावर एक ज्यादा, 2 -1/3 -1। 5 की पावर एक ज्यादा, 2 -1 5 -1। सो 32 -1 31, 9 -1 8 by 2, 25 -1 24 divide by 4, 31 into 4 into 6, 31 into 4 into 6, it is becoming 124 into 6, 6 4 जा 24, 12 2 14, 2 744। So what is the sum of all factors of this number? इस 240 के सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा? 744। 6 4 जा 24, 2 बचा, 12 2 14, 1, 6 1 जा 6 plus 1 7। Three formulas are gone. Let's move on to a few more formulas, bhai. Prime numbers. What do you mean by prime numbers? The numbers greater than 1 with no divisors other than 1 in itself. मतलब अगर थोड़ी और भाषा में बोला जाए, numbers which are only having two factors, one in the number itself। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही डिवाइजर्स होते हैं, वन इन द नंबर इटसेल्फ। सेकंड, को प्राइम नंबर्स, दो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। फॉर एग्जांपल 8 और 15। 8 और 15 में से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, एंड बोथ ऑफ देम आर कंपोजिट इन देमसेल्फ, बस स्टिल उनको क्या कहा जाएगा? को प्राइम नंबर। उनको क्या कहा जाएगा? को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स, वन इन द नंबर इटसेल्फ। Perfect numbers, a number equal to the sum of its proper divisors, 6 28 496। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें परफेक्ट नंबर कहा जाता है, एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेटिस्फाई? वो सेटिस्फाई करते हैं कि उनके प्रॉपर डिवाइजर्स, डिवाइजर्स मतलब फैक्टर का सम नंबर इटसेल्फ होता है। जैसे 6 के फैक्टर्स आर 1 2 3 6, बट नंबर इटसेल्फ डजंट कम इन द प्रॉपर डिवाइजर। जो नंबर इटसेल्फ होता है उसको हम प्रॉपर डिवाइजर नहीं मानते हैं, तो उसके अलावा तीनों का सम इज बिकमिंग 6, सो इट इज अ परफेक्ट नंबर। उसी तरह 28, 28 के फैक्टर 1 2 4, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 8 9 10 11 12 13 14 28। तो प्रॉपर डिवाइजर्स मतलब अदर देन द नंबर इटसेल्फ, अदर देन द नंबर इटसेल्फ के बाकी सभी नंबर का सम 28 बनना चाहिए। अगर ये परफेक्ट नंबर है तो 21 25 27 28, यस। ठीक है, तो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर इज 496। प्लीज याद रखें इसे, तीन परफेक्ट नंबर तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ओके, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नंबर्स अगेन। सम ऑफ ऑल को प्राइम्स
Sum of all coprimes of n smaller than n. Sum of all coprimes मतलब के किसी नंबर से छोटे कितने नंबर ऐसे हैं जो उसके कोप्राइम हैं, और उन सभी का सम इज n इंटू टोशेंट ऑफ n डिवाइड बाई 2। अभी मैं इसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट डोंट वरी। Phi of n is the Euler totient function which gives the count of integers less than n that are coprime to n। मतलब phi of n ये बताएगा, phi of n ये बताएगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो n से छोटे हैं और n के कोप्राइम है, जो n से छोटे हैं और n के कोप्राइम है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल 28। 28 से छोटे नंबर 28 से छोटे नंबर जो 28 के कोप्राइम है वो बताने हैं। तो आप कहोगे सर 1, 2 नहीं आएगा, बिकॉज 2 इज नॉट को प्राइम टू 28, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 3 विल बिकम। 4 नहीं आएगा, 5 विल बिकम को प्राइम। 6, 6 और 28 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 6 विल ऑल्सो नॉट बी काउंटेड एज को प्राइम। तो मतलब इवन नंबर तो आएंगे ही नहीं, ऑड ही आएंगे। 5, 7 सर को प्राइम नहीं है बिकॉज 7 और 28 में कॉमन है। 8 नहीं आएगा, 9 को प्राइम हो जाएगा। 10 तो आएगा ही नहीं, 11 को प्राइम हो जाएगा। 13 को प्राइम हो जाएगा। व्हाट अबाउट 15? हाँ सर, 28 2 और 7 से मिलके बना है, 15 3 और 5 से। 17 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, 21 नहीं होगा बिकॉज 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 28 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। फिर 21 के बाद 23 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 27 भी हो जाएगा, 12। तो 12 आ गया भाई। तो कितने नंबर ऐसे हैं 28 से छोटे और 28 के कोप्राइम? 12। ये हमें यूलर टोशेंट फंक्शन डायरेक्ट बता देता है। यूलर टोशेंट फंक्शन कहेगा, यूलर टोशेंट फंक्शन कहेगा इट इज n इंटू 1 - 1 अपॉन p1 इंटू 1 - 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन। मतलब प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो आपका नंबर है 28। 28 किन दो प्राइम फैक्टर से मिलके बना है? 28 बना है 4 इंटू 7 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 7। तो हमें बस प्राइम फैक्टर्स में इंटरेस्ट है कि कौन कौन से दो प्राइम फैक्टर की हेल्प से 27 बना है। तो वो बना है 2 और 7 से। सो 1 - 1 बाई 2, 1 - 1 बाई 7। सो इट विल बिकम 28 इंटू 1 बाई 2 इंटू 6 बाई 7। 14 2 जा 28, 12 आ गया। तो टोशेंट फंक्शन बता देगा कि कितने ऐसे नंबर हैं जो उस नंबर से छोटे हैं और उसके कोप्राइम है। तो टोशेंट ऑफ एन ने बता दिया कि देर आर 12 नंबर्स विच आर स्मॉलर टू 28 एंड आर कोप्राइम टू 28, जिसको हमने मैनुअली भी चेक किया था कि 12 ही नंबर निकले थे जो 28 से छोटे थे और उसके कोप्राइम थे। ठीक है, सो एक बार और, टोशेंट ऑफ एन इज n into 1 - 1 upon p1, 1 upon 1 minus p2, and so on, where p1, p2 are prime factors of n. Where p1, p2 are prime factors of n। दो क्वेश्चन फटाफट से। 160 से छोटे कितने नंबर हैं जो 160 के कोप्राइम हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग होगी प्राइम फैक्टराइजेशन से। 8 इंटू 2 इंटू 10, 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, सो टोशेंट निकाल लेते हैं। टोशेंट ऑफ 160 इज 160, दो ही प्राइम फैक्टर है 2 और 5। 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, दैट डजंट मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर इज कि कितने प्राइम फैक्टर की हेल्प से वो बना है। तो सिर्फ दो ही प्राइम फैक्टर की हेल्प से बना है, 2 और 5। सो 100 - 1 by 2, 1 - 1 by 5। So this comes out to be 160 into 1 by 2 into 4 by 5। ये 1 by 2 into 4 by 5. So this is becoming 10, 64. There are 64 such number
कितने नंबर हैं 160 से छोटे? 64 ऐसे नंबर हैं जो 160 से छोटे हैं और उसके साथ कोप्राइम है, और उसके साथ कोप्राइम है। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल सच नंबर्स, सम ऑफ ऑल सच नंबर अगर किसी को याद है तो सम का फॉर्मूला आया था नंबर इनटू totient of that number divide by 2, number into totient of number divide by 2, number into totient of that number divide by 2. So this is going to be number into totient of number divide by 2. So 160 totient of number abhi nikala 64 divide by 2, 8, 8 into it is 512, 5120 would be the correct answer. 5120, अच्छा इतनी फास्ट कैसे लिखा? क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर इंटू 8 इज 8 का क्यूब। 8 के क्यूब में बस एक एक्स्ट्रा जीरो और लगानी है। 8 का क्यूब इज 512, 512 इज टू जीरो इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, दो कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। लेट्स मूव ऑन फर्दर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, a1x plus b1 by, ये पार्ट आ गया अलजेब्रा लीनियर इक्वेशंस। दिस इज अलजेब्रा का एली, लीनियर इक्वेशंस। अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक मिनट, इज इट विजिबल? या इफ टू लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1 by is equal to c1, पहली लीनियर इक्वेशन, a2x plus b2y is equal to c2, सेकंड लीनियर इक्वेशन। इफ a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, तो इस टाइप में अपने को मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। और ज्योमेट्रिकली इसका मतलब है कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। ज्योमेट्रिकली इस बात का मतलब है कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हो जाए तो दो बातें हो सकती हैं। दो बातें ये कि डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, और दोनों ही बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बिकॉज डज नॉट में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा और इक्वल टू में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये जो LE2 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेट लाइंस। तो जब हमें दोनों इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। सिमिलरली अगर तीनों की तीनों बराबर हो जाएं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं और लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब एग्जैक्टली सेम, एक के ऊपर एक। लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं मतलब एग्जैक्टली सेम, एक के ऊपर एक। डन। तो ये बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई बिलीव कि आप इस माइन्यूट से डिफरेंस को समझेंगे और इसे प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट के? आप के बारे में क्या कह सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा। 13 7 जा 91, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 23 इंटू 7, k शुड नॉट बी इक्वल टू 161। के 161 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर के 161 के बराबर नहीं हुआ तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2x प्लस के वाई 1 प्लस 2y, और इन दोनों का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बता रखे हैं। एक बार दोबारा लिख लो, 2x प्लस के वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्लब करेंगे वेरिएबल को, एंड हेयर के एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 3, तो 2x प्लस is equal to 1, and similarly kx plus 12y is equal to 3.
इनफाइनाइट सॉल्यूशन है भाई, कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। A1 upon A2 B1 upon B2 के बराबर भी होगा, साथ में C1 upon C2 के बराबर भी होगा। तो 2/k, k-2/12 और 1/3 बराबर होंगे। व्हाट इज द इजिएस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड आउट k? सबसे आसान तरीका क्या है k की वैल्यू निकालने का? इन दोनों को इक्वेट कर दो। k/2 का 1/3 के बराबर होना, 2/k का 1/3, तो k इज इक्वल टू 6। और k इज इक्वल टू 6 पर फॉर श्योर ये भी सेटिस्फाई करेगा इफ द क्वेश्चन इज मेड करेक्ट। वो हमारा हेडिक नहीं है क्वेश्चन करेक्ट बनाया है कि नहीं, हमने तो k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कूल। एक और कॉन्सेप्ट मैंने वाइंड अप कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री, सो डिग्री इज 2 in a single variable x, so you can say a degree of a equation of degree 2 in one variable, equation of degree 2 in one variable is called as quadratic। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, दो रूट्स होते हैं, डिग्री 2 होने की वजह से दो रूट्स हैं। ऐसे ओपन फॉर्म में इस तरह दो एक्स की अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, इनको ही हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। एक्स की इन्हीं वैल्यूज को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, जस्ट टू गिव देम लाइक अ प्रॉपर नेम, बिकॉज ये तो सर्ड के साथ है। सम इन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक्स की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अगर आप उन दोनों वैल्यू को प्लस करोगे तो आपको -b/a मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा c/a, where a b c are the coefficient of the, like a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। यहां पर आप एक चीज और लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये कम ही पढ़ा होगा आपने, डिफरेंस ऑफ रूट्स आ जाता है रूट ऑफ d/a। अच्छा, d क्या है? d इज डिस्क्रिमिनेंट, d इज डिस्क्रिमिनेंट, जो कि b² - 4ac के बराबर होता है, b² - 4ac/a। डिफरेंस ऑफ रूट्स भी आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो। अच्छा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो से बड़ी है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो से बड़ी है, दैट्स अ गुड न्यूज। अंडर रूट के अंदर जीरो से बड़ा ही नंबर होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा। तो अगर जीरो से बड़ी है तो रियल तो रहेंगी ही वैल्यूज, साथ में कुछ वैल्यू ऐड होगी, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अगर डी जीरो हो गया, अगर डी जीरो हो गया तो अंदर जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो करो माइनस जीरो करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बार सेम वैल्यू आ जाएगी, तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। और अगर डी लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ रही है, इट्स अ इनविटेशन टू आई, है ना। अंडर रूट के अंदर निगेटिव आना मतलब आई की एंट्री होना सिस्टम में, तो इमेजिनरी रूट्स। तो ये डी का जीरो होना या जीरो से बड़ा होना रियल रूट्स के लिए इतना काफी है। अब वो जीरो से बड़ा होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो होगा तो रियल हो जाएंगे, बट रियल रूट की कंडीशन में डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और इमेजिनरी में लेस देन जीरो, और इमेजिनरी में लेस देन जीरो। ठीक है, चलो, कूल। द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू, the maximum or the minimum value of the quadratic expression, मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लगाया है, डिपेंड्स ऑन द पैराबोला ओरिएंटेशन, ओपनिंग अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, और हम उसे वर्टेक्स के फॉर्म से निकाल सकते हैं। थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए हैं, मैं इजी टर्म्स यूज करता हूं। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये पैराबोला डिनोट करेगी। अगर a जीरो से बड़ा है, a पॉजिटिव है,
तो दिस इज गोइंग टू बी अ अपवर्ड पैराबोला। ये कैसी हो जाएगी? अपवर्ड पैराबोला, ऐसी। लेट सपोज ये आपकी एक्सिस है, और अगर a इज लेस देन 0, तो इट इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग और इन्वर्टेड पैराबोला। फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगी सेकंड केस में? सेकंड केस में ये रिप्रेजेंट करेगी इन्वर्टेड पैराबोला, है ना? बहुत ही, जो बच्चे ग्राफ देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सर ये अपवर्ड पैराबोला की तो मिनिमम वैल्यू बताई जाएगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम इनफाइनाइट है, निकाली जा सकती है मिनिमम। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है। और इन्वर्टेड की मैक्सिमम निकाली जा सकती है, मिनिमम तो माइनस इनफाइनाइट है। इसलिए आपसे हमेशा अपवर्ड पैराबोला, मतलब जब ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और जब ए नेगेटिव है तो क्या पूछी जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। ये एग्जामिनर की समझदारी है कि वो ऐसा पूछे। अगर ऐसा नहीं है तो उससे कुछ एरर हुई है, ठीक है? चलो, अब ये जो वर्टाइसिस है इसके कोऑर्डिनेट फिक्स है, और वो कोऑर्डिनेट है -b/2a और 4ac -b² / 4a। चाहे इन्वर्टेड पैराबोला हो, चाहे अपवर्ड पैराबोला हो, ये जो वर्टेक्स बना है ना, वर्टेक्स टेक्निकल लैंग्वेज में, इसके कोऑर्डिनेट है -b/2a, ऑब्वियसली b और ये यहां से उठाए गए हैं, और 4ac -b² / 4a। तो पहले तो हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो मतलब -b/2a और 4ac -b² / 4a, x और y की वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं जब हमें मिनिमम निकालना होता है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज -b/2a, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया -b/2a। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज 4ac -b²/4a। अब मैं आपको लैंग्वेज से बताता हूँ कि लैंग्वेज से कैसे समझ में आएगा। आपसे कहा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² + 5x + 7। तो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू बताना मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बताना मतलब 4ac -b²/4a। क्या आंसर होगा? 4ac -b²/4a। फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x² + 5x + 7 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x? आप बोल रहे हैं कि x की किस वैल्यू पर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम होगी? तो अब हम x इज इक्वल टू -b/2a आंसर करेंगे। आई होप दिस सटल डिफरेंस इज वेरी क्लियर, है ना? बहुत छोटी सी बात है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वैल्यू बतानी है, आपको पता है कि क्या बताना है, और फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बतानी है। करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x मतलब किस x पर? तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x मतलब -b/2a, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4ac -b²/4a। 4ac -b²/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a। देखो यहां पर लिखी थी दोनों चीजें। 4ac -b²/4a एट x इज इक्वल टू -b/2a। तो -b/2a -5/3। And what is the minimum value of the function? 4ac -b²/4a। तो -5/3 के x पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिनिमम आएगी, और वो आएगी -1/3। और देखो, ये इसका a पॉजिटिव था, इसीलिए भाई ने क्या पूछा? इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी। a पॉजिटिव था इसलिए उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी। अगर a नेगेटिव होता तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछता। क्या पूछता?
मैक्सिमम वैल्यू। ग्रेट। ये बहुत छोटी छोटी बातें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम हो तो पावर आपकी सब्ट्रैक्शन में आ जाती है। ए की पावर एम की होल पावर में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं। नंबर रेज टू पावर जीरो इज वन, नंबर रेज टू नेगेटिव पावर मतलब रेसिप्रोकल, और अगर प्रोडक्ट की पावर एन है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। लेट मी टेक एग्जांपल। 6 की पावर 5 को आप 2 इंटू 3 की होल पावर 5 लिख सकते हो। फर्दर उसे 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। 2 की पावर -7 को 1/2 की पावर 7 यूज करना ही चाहिए, होता ही है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। 5 की पावर 0 इज 1, 8 की पावर 0 इज 1, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है। इसका डेरिवेशन लॉग से है। ये होल पावर। यहां पर काफी बच्चे गलती करते हैं कि 2 की पावर 3 की होल पावर 4, सो इट इज 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12 हो जाता है। या इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि वो 2 की पावर 3 4 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है आपको? ये 2 की पावर 3 4 बार आएगा, तो 2 की पावर 3 जब 4 बार आएगा बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 4 बार ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली 3 4 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो वो इवेंचुअली 12 भी बनेगा, है ना। आई थिंक इसके लिए एग्जाम्पल लेने की भी जरूरत नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 इज 2 की पावर 7 - 5, 2 की पावर 2। और इसके लिए हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 4 इज 2 की पावर 7 + 4, 2 की पावर 11। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पता होनी चाहिए भाई। कोई रीजन ही नहीं है कि ये ना पता हो। चलो, कीप इट अप, गुड। रिकॉर्डेड सेशन है। Once you watch live, please do let us know about the comments as well, about by the comments as well, how was the session, और lot of intensity is there। बाकी ये है कि काफी सारा कंटेंट we are going to cover in 40 45 minutes। Basic property of log, basic property of log of the number m into n to the base a can be segregated। प्रोडक्ट सेग्रीगेट होके प्लस में आ जाता है। log of n plus log of n to the base a, log of n plus log of n to the base a, जो चीज log के अंदर प्रोडक्ट में थी वो सब में आ जाती है। now comes now comes m by n। तो log of mn to the base a can be written as log of m minus log of n again to the same base a। log of m की पावर n to the base a, तो ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगी n log am। log of the number a to the same base a is 1। log of 1, log of 1 to any base is 0। log of 1 क्या होता है? 0। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। log of number b to a can also be written as log of b to any other base c and log of a to any other base c। मतलब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊं, जैसे log of 5 4 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log of 10 4 डिवाइड बाय log of 10 5। एक नया बेस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या फिर जो वैल्यू पता है उसके हिसाब से वी हैव क्रिएटेड वन मोर न्यू बेस, log of 4 बाय log of 5 टू एनी अदर बेस, और वो अदर बेस मैंने यहां पर कितना ले रखा है? 10। थोड़े से इनको इलाबरेट कर देते हैं। जैसे ये हो गया log of 2 की पावर 4, 4 बाहर आ जाएगा, 4 log 10 2। अगर आपको ये वाली वैल्यू पता होगी तो आप आंसर कर पाओगे। ये वाला इलाबरेट कर देते हैं, log of 3 3 is 1, मतलब log of number 3 to the base 3 is going to be 1। तो log of any number to the same base is going to be 1। आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। कभी ऑन सम गुड डे वी विल टेक अ डिटेल्ड ऑफ दीज थिंग्स एज वेल, डिटेल्ड ऑफ दीज थिंग्स एज वेल, है ना। तो जैसे log of
8 log of 8 32 है, log of 8 32। तो we will try to convert base and the number in the power of the same number, है ना। हम दोनों नंबर को सेम नंबर की पावर में लिखने की कोशिश करेंगे। इसको 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है, इसको 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। नंबर की पावर बाहर आ जाएगी न्यूमरेटर में, बेस की पावर बाहर आ जाएगी डिनोमिनेटर में। नंबर की पावर बाहर आ जाएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की पावर बाहर आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और अब बचेगा log 2 और आपको पता है log of the number to the same base is 1, so it is 5/3 into 1, this is going to be 5/3। ठीक है। अब देखना जरा, log of 16 to log of 2 to the base 16। अगेन आपने कहा सर दोनों हमारी 2 की पावर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नंबर तो 2 की पावर 1 है, बेस 2 की पावर 16 है, तो 1/4 log 2 और log 2 नीडनेस टू से इज 1 ओनली, 1/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/4। तो बेसिकली ये जो 1/4 आंसर है ये है कि 16 को बेस को किस पावर से रेज किया जाए कि 2 मिल जाए। बेस को किस पावर से रेज किया जाए वही हमारा आंसर है कि हमें नंबर मिल जाए। तो 16 को अगर आप 1/4 पावर से रेज करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। उसी तरह 8 को किस पावर से रेज किया जाए कि 32 मिल जाए। बेस को किस पावर से रेज किया जाए कि नंबर मिल जाए, दैट इज द आउटपुट ऑफ द लॉग। बेस को किस पावर से रेज किया जाए कि वो नंबर मिल जाए, दैट इज द आउटपुट ऑफ द आंसर। तो 8 को 5/3 पावर रेज करने पर 32 मिल जाएगा। मैं अगेन डिग डीप नहीं कर रहा हूं अभी, है ना। इट इज द फॉर्मूला सेशन, वी विल ट्राई टू मेंटेन द एसेंस ऑफ दिस फॉर्मूला सेशन। ओके, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि जो बहुत अच्छी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर हैं उनको भी बेनिफिट हो जाए, और जो एलिमेंट्री स्टेजेस पर हैं या फिर जीरो लेवल पर हैं उनको भी फायदा हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर हम डिग डीप तो बहुत ज्यादा भी कर सकते थे, बट अगेन यहां पर डिग डीप किया है मैंने। नॉट एवरी प्लेस आई एम नॉट डूइंग इट। ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, एक तो log ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0, ये बात फैक्ट है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप जीरो पावर से रेस करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। किसी भी नंबर को आप जीरो पावर से रेस करोगे तो 1 आएगा। फिर log ऑफ a टू -5 आप कहोगे नॉट डिफाइंड, मतलब log ऑफ नेगेटिव नंबर्स डिफाइंड नहीं है। log ऑफ नेगेटिव नंबर्स डिफाइंड नहीं है बिकॉज एक पॉजिटिव नंबर को आप किसी भी पावर से रेस करोगे नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा। अच्छा अब देखो एक और बात यहां पर, कि जो बेस है, बेस पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि बेस भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, बेस भी जीरो से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड डज नॉट इक्वल टू 1 एज वेल। 1 भी नहीं हो सकता और जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो बेस पर दो अलग अलग कंडीशन बन जाती हैं, एक तो जीरो से 1 के बीच में लाई करना, या फिर 1 से बड़ा होना। और दोनों कंडीशंस पर लॉग का बिहेवियर बदल जाता है। कभी इन अ फ्री टाइम आई विल गिव यू दोस ग्राफ्स, किस तरह से दोनों कंडीशंस में द बिहेवियर ऑफ लॉग चेंजेस एंड व्हाट इज नीडेड टू बी टेकन केयर। ठीक है। तो बेस पर दो कंडीशन हो जाती है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 1 हो नहीं सकता, या 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 हो नहीं सकता। ठीक है। तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। बट मैं ये पूछ रहा हूं क्या किसी लॉग का आंसर निगेटिव आ सकता है, तो आप बोलोगे यस। कहना मतलब लॉग नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं है, लेकिन लॉग का फाइनल आंसर नेगेटिव हो सकता है। इजंट इट हेल्पफुल कि लॉग का फाइनल आंसर नेगेटिव हो सकता है। सर जरा बताओ ना कैसे हो सकता है, बताओ सर कैसे हो सकता है कि लॉग का फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए। मैं ले रहा हूं log ऑफ 1/2, चलेगा बेस, है ना, टू 8। देखना इसका आंसर नेगेटिव आएगा।
आपने कहा दोनों को सेम नंबर की पावर में लिख लो, 2 की पावर 3 एंड दिस इज 1/2 इज 1/2, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1। न्यूमरेटर की पावर यहाँ बाहर आ जाएगी, इसकी यहाँ आ जाएगी, 3/-1 इज इक्वल टू log 2 -3। सो लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, बट लॉग नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं है। तो 1/2 को कौन सी पावर से रेज करना पड़ेगा टू गेट 8? 1/2 को -3 पावर से रेज करना पड़ेगा टू गेट 8। तो लॉग का आउटपुट कैन बी नेगेटिव, इसीलिए कहा जाता है कि लॉग का डोमेन इज ऑल रियल नंबर, वेर इज लॉग का, सॉरी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। लॉग का डोमेन कभी बात करेंगे फुर्सत में, आगे चल के जब कुछ मैराथन सेशंस लेंगे, कि लॉग का डोमेन इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। आप इनपुट सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का दे सकते हो, बट लॉग का आउटपुट इज ऑल रियल नंबर। लॉग का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर। मतलब आउटपुट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है? तो अगर एक लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, तो डोमेन हो जाता है उसका ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज हो जाती है ऑल रियल नंबर। करेंगे इस पे फुर्सत में बात करेंगे, व्हेन द लॉन्ग डिटेल्ड सेशंस विल कम। आज तो सिर्फ एक फॉर्मूला सेशन था। I hope you have enjoyed it thoroughly. I will bring one more session of this kind, if possible, है ना? तो आज हमने काफी सारे गंभीर विषयों पर बात की, काफी सारे गंभीर विषयों पर बात की, उनमें से एक गंभीर विषय ये भी था। अ, ठीक है, we have done lot of formula based questions, direct applications, जिन लोगों को पहले नहीं भी पता था, इवन दे कैन इवन दे कैन नेल इट। ठीक है, so this was about today's session. I hope you have enjoyed it. Please do let us know about the session in the comment box as well once the session is broadcasted. All the best. Take care of yourself. Have a great day.